हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है पैथो प्रेप क्लासेस में। आई होप आप सभी मस्त होंगे और विंटर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूं जागेंद्र और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ल्यूकोपोइसिस। लेकिन ल्यूकोपोइसिस को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है। दोस्तों, मैंने हेमेटोपोइसिस के बारे में मेरे पिछले लेक्चर्स में बात किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, पर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है। हेमेटोपोइसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है हीम, जिसका मतलब होता है ब्लड या फिर ब्लड सेल्स, और दूसरा वर्ड है पोइसिस, जिसका मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि बनना। तो हेमेटोपोइसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है हीम यानी कि ब्लड या फिर ब्लड सेल्स, और दूसरा है पोइसिस। तो हमारे ब्लड में तीन टाइप के सेल्स होते हैं। पहला है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, दूसरा है वाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है, हेमेटोपोइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ब्लड सेल्स का निर्माण किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने आरबीसी के बारे में मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, जिसे कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हमने पहले ही मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस अगेन दो वर्ड से मिलकर बना है, ल्यूको और पोइसिस। इसमें से ल्यूको का मतलब होता है ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल, और पोइसिस का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, बनना, इंग्लिश में सिंथेसिस, यानी कि वाइट ब्लड सेल की बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। इसका डेफिनेशन ही यही है, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स इज called ल्यूकोपोइसिस। तो आज हमारा एक डिटेल्ड क्लास होने वाला है ल्यूकोपोइसिस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम एक एक करके इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ल्यूकोपोइसिस, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा होने वाला है ल्यूकोसाइट्स एंड टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या है, वो कैसा दिखता है, और दूसरा है टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं। हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट, कि डब्ल्यूबीसीज का हमारे बॉडी में क्या रोल है, वो हमारे बॉडी में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उनका काम क्या है। चौथा पॉइंट में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट स्टेजेस या फिर मैच्योरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बोन मैरो से कैसे कैसे डिवाइड होकर ग्रो करते हैं, कैसे कैसे बड़े होते हैं और कैसे मैच्योर होते हैं, ये देखेंगे। और हमारा पांचवा पॉइंट में हम देखेंगे मैच्योरेशन, मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ ईच वाइट ब्लड सेल, यानी कि वाइट ब्लड सेल के जो 5 प्रकार होते हैं, तो उन हर एक वाइट ब्लड सेल के मॉर्फोलॉजी, फंक्शन और उनके मैच्योरेशन के बारे में एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। यानी कि आज का क्लास ल्यूकोसाइट्स के ऊपर एक डिटेल क्लास होने वाला है, तो बने रहिएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है ल्यूकोपोइसिस। अब ल्यूकोपोइसिस का डेफिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है, पर एक बार फिर से बता देता हूँ। ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, यानी कि हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को ही ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है।
यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के बनने की प्रक्रिया को ही, निर्माण होने की प्रक्रिया को ही ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। अब ल्यूकोपोइसिस में क्या बनते हैं? ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, WBCs बनते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? तो वाइट ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स which are part of body's immune system. They help body to fight infection, antigen and other diseases. यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि इन सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का जो मुख्य रोल है वो होता है हमारे बॉडी को एंटीजन से या इन्फेक्शन से बचाना। यानी कि जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन या फिर कोई भी इन्फेक्शन या कोई वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि जब हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स का रोल होता है उनसे फाइट करना और हमारे बॉडी को उस इन्फेक्शन से बचाना। तो हमारा तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो जो हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन 5 प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला कैटेगरी है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा कैटेगरी है एग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? अ काइंड ऑफ WBCs विच कंटेन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। दिस ग्रेन्यूल्स कंटेन एंजाइम एंड प्रोटीन्स विच हेल्प टू फाइट ऑर्गेनिज्म। यानी कि ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत आने वाले WBCs ऐसे ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि दाने दाने के समान एक संरचना होती है। एग्जाम्पल के लिए ये एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा WBC का। अब इसका जो आकार होता है और आकृति होती है इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो इसका जो ये साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म में ऐसे दाने दाने नुमा संरचना पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो WBCs होंगे उन सब के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हें ही ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। अब इन ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं? तो इन ग्रेन्यूल्स में एंजाइम और प्रोटीन्स होते हैं और इनका काम होता है जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है या फिर कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं वो एंजाइम और प्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि उन एंटीजन से फाइट करने में मदद करता है। ओके, तो हमारे जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसके अंतर्गत 3 प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, जिसमें से पहला वाइट ब्लड सेल है न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल को ही पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है। तो पहला हमारा टाइप है न्यूट्रोफिल। अब इनकी संख्या जो होती है वो पूरे वाइट ब्लड सेल्स का, हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या है वह लगभग 4000 से 11000 के बीच होती है। तो इस संख्या का लगभग 40 से 70% सिर्फ न्यूट्रोफिल होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल है वो न्यूट्रोफिल ही प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो इनकी संख्या 40 से 70% होती है, या फिर अगर नंबर्स में बात करें तो 4000 से 11000 में इनकी मात्रा, सिर्फ न्यूट्रोफिल की मात्रा 2000 से 7500 के बीच होती है। दूसरा ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत आने वाला दूसरा वाइट ब्लड सेल है इओसिनोफिल। इनकी जो संख्या होती है प्रतिशत में लगभग 1 से 4% या फिर नंबर्स में 40 से 400 के बीच होती है। तीसरा है बेसोफिल। इनकी संख्या 0.5% से लेके 1%, 0.5% से लेके सिर्फ 1% के बीच होती है। सबसे कम मात्रा में बेसोफिल ही पाया जाता है सारे WBCs में, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल। या फिर जो बेसोफिल है नंबर्स में अगर काउंट करेंगे तो लगभग 10 से 100 के बीच इनकी संख्या होती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जितने भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वाइट ब्लड सेल की संख्या 4000 से 11000 के बीच होती है, या न्यूट्रोफिल की संख्या 40 से 70% है, या फिर इओसिनोफिल की संख्या, बेसोफिल की संख्या, ये जो भी मैं आपको डेटा बता रहा हूँ वो सारे डेटा आपको अलग अलग पुस्तक में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिखाई देंगी। तो मैं अपने रिसर्च के बेसिस पे जो सबसे अच्छा डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो WBCs का दूसरा प्रकार है ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं? WBCs विच डू नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, यानी कि ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। मैंने पिछला ग्रेन्यूल्स में बताया था जिसमें ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, लेकिन ए ग्रेन्युलोसाइट में ऐसा नहीं होता। इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। तो ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते वो ए ग्रेन्युलोसाइट कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत दो WBCs होते हैं, दो प्रकार के वाइट ब्लड सेल होते हैं, जिसमें से पहला है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट की जो संख्या है वह लगभग 2 से 8% या फिर नंबर्स में एब्सोल्यूट काउंट में अगर बताएं तो 200 से 800 के बीच होती है। और दूसरा प्रकार है लिम्फोसाइट, जिनकी संख्या 20 से लेकर 40% या 500 से लेकर 4000 इनकी नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है। तो फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारा है 4th पॉइंट। तो इसमें पहला है वाइट ब्लड सेल वर्क्स एज अ डिफेंस सिस्टम फॉर आवर बॉडी अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड कैंसर सेल। यानी कि जो WBC है वो हमारे बॉडी के लिए एक डिफेंस सिस्टम के जैसे काम करता है, एक सुरक्षा तंत्र के जैसे काम करता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजन या फिर कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे बॉडी में बाहर से घुसने वाले कोई भी हानिकारक पैरासाइट, बैक्टीरिया या वायरस जब हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो उससे बचने के लिए जो WBCs हैं वही आकर उनसे फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को डिफेंस करते हैं। साथ ही साथ WBC जो कैंसर सेल है उससे भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। मेनली न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेनली जो हमारे बॉडी में 5 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनमें से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ही सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से। और जो न्यूट्रोफिल ही है जो फ्रंट लाइन में खड़ा होता है और इनकी ही संख्या सबसे अधिक मात्रा में होती है। और मोनोसाइट प्रोटेक्ट तो करता ही हमारे बॉडी को, साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर डेब्रिस होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उन सभी से भी हमारे बॉडी को छुटकारा दिलाता है, यानी कि उन सभी को वो खा जाता है, फैगोसाइट कर जाता है। जो मोनोसाइट की जो एबिलिटी है वो फैगोसाइटिक एबिलिटी होता है, तो वो उन सभी डेब्रिस को या फिर टिश्यूज के टुकड़े को या फिर बैक्टीरियाज को वो खा जाता है। तो हमारा 5वां पॉइंट है डेवलपमेंट या फिर मैच्योरेशन ऑफ WBC, यानी कि डेवलपमेंट स्टेजेस या फिर मैच्योरेशन स्टेजेस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं, स्टीम सेल से बनते हैं। तो हमारा बोन मैरो के अंदर सेल कौन सा पाया जाता है? प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल। अब ये प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल क्या होता है इसके बारे में मैंने हेमेटोपोइसिस में ऑलरेडी बताया हुआ है और एरिथ्रोपोइसिस में भी बताया हुआ है। तो स्टीम सेल हमारे बोन मैरो में एक प्लूरीपोटेंट पहला सेल होता है जो डिवाइड होकर अन्य सेल्स को जन्म देता है ना। तो हमारा पहला सेल है प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल। अब ये प्लूरीपोटेंट स्टीम सेल आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला भाग है माइलॉइड सीरीज। अब माइलॉइड सीरीज जो है वो आगे जाकर फिर से 2 भागों में डिवाइड होगा। इसमें से पहला जो ब्रांच है वो होता है CFUGM, यानी कि यहां पे लिख देता हूं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। CFU का मतलब हो गया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और G से होता है ग्रेन्युलोसाइट, और M से होता है मोनोसाइट। तो CFUGM यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरा ब्रांच है CFU MEG-E, यानी कि यह जो ब्रांच है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मेगाकैरियोसाइट और एरिथ्रोसाइट के लिए ये ब्रांच होता है। यानी कि इस ब्रांच से RBC यानी कि रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट का जन्म होता है।
तो हमारे लिए अभी ये वाला ब्रांच है वो अभी काम का नहीं है, हमारे लिए अभी इस ब्रांच पे फोकस करना है हमको, ये ब्रांच हमारे काम का है। तो CFUGM यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, आगे जाकर ये 4 भागों में डिवाइड होगा, जिसमें से पहला है CFUG। जी का मतलब होता है यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट। CFUG कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M यानी कि मोनोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट EO यानी कि इओसिनोफिल, और चौथा है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बेसोफिल। यानी कि इस वाले शाखा से जन्म होगा न्यूट्रोफिल का, इस वाले शाखा से जन्म होगा मोनोसाइट का, इस वाले शाखा से जन्म होगा इओसिनोफिल का, और इससे जन्म होगा बेसोफिल का। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच में, इन सब के बीच में एक मैच्योरेशन स्टेज आता है। यानी कि यहाँ पे और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, छोटे 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 छोटे। उसके बाद ही न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट या फिर अदर सेल्स का जन्म होता है, क्योंकि एकदम से तो बड़े नहीं हो जाएंगे ना। जैसे हम भी छोटे होते तो एकदम अचानक से एडल्ट एज में नहीं पहुंच जाते हैं, एक एक करके स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज पहुंचते हैं। तो वैसे ही ये सेल्स भी एक एक स्टेज करके न्यूट्रोफिल के पूरी तरह से मैच्योर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में विकसित होते हैं। तो सारे सेल्स के मैच्योरेशन स्टेजेस को हम एक एक करके इसके आगे पढ़ेंगे। और स्टेम सेल्स का दूसरा ब्रांच होता है लिम्फोइड सीरीज। इस सीरीज से 2 प्रिकर्सर का जन्म होता है। प्रिकर्सर मतलब होता है आगे का जन्म देने वाला पहला सेल। तो इस सेल से 2 प्रिकर्सर सेल का जन्म होता है। पहला है प्रिकर्सर T या फिर नेचुरल किलर सेल। NK का मतलब होता है नेचुरल किलर, नेचुरल किलर, शॉर्ट में उसको NK बोलते हैं। तो पहला कौन सा प्रिकर्सर है? T या फिर नेचुरल किलर सेल, और दूसरा जो प्रिकर्सर है वो क्या है? B सेल। तो ये जो जो ये पहला प्रिकर्सर है T और नेचुरल किलर सेल, वो आगे जाके 2 भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पे मैच्योरेशन स्टेजेस हैं। तो जो पहला शाखा जन्म देगा T लिम्फोसाइट को, और दूसरा शाखा है वो किसको जन्म देगा? नेचुरल किलर सेल को। और जो प्रिकर्सर B सेल की जो ब्रांच है वह B लिम्फोसाइट को जन्म देता है। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो 5 टाइप का WBC बताए थे, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो नहीं, जो WBC है वो 5 टाइप के ही होते हैं, जिसमें से ये 4 सेल के नाम तो मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट होता है, आपको मैंने एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर 2 टाइप का सेल बताया था, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो उसमें से जो लिम्फोसाइट होता है वो अगेन आगे जाकर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसका पहला प्रकार होता है T लिम्फोसाइट, दूसरा प्रकार होता है नेचुरल किलर सेल, और तीसरा प्रकार होता है B लिम्फोसाइट। तो अब तक मैंने आपको 5 प्रकार के WBCs, उनके नाम, उनके नंबर्स, और वो बोन मैरो से डिवाइड होकर कैसे उनका जन्म होता है, ये अब तक मैंने आपको बता दिया है। अब आगे क्लास में मैं आपको हर एक WBCs के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि वो मैच्योर कैसे होते हैं, मैच्योरेशन स्टेज में उनका साइज क्या होता है, वो दिखते कैसे हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, किसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, और उनका फंक्शन क्या होता है। तो वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम इन सब सेल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अब हम हमारे अगले टॉपिक में जो 5 प्रकार के WBCs हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका सेल जो स्टेज है वो क्या क्या होता है, उनके नाम क्या क्या हैं, और उस स्टेज में उस सेल का साइज क्या होता है और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 सेल्स के बारे में आपको एक साथ बताने वाला हूँ, जो कि है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, क्योंकि इन तीनों सेल का जो मैच्योरेशन स्टेज है, नाम है, और जो उनका साइज है वो एक समान होता है। इसलिए इन तीनों के बारे में एक साथ बताऊंगा। तो इस तरफ मैंने बना दिया है सेल के लिए कॉलम, और इस तरफ बना दिया है उनके साइज के लिए कॉलम, और यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं। अगर उस स्टेज में कुछ बताने लायक बात रहेगा तो आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें पहला स्टेज है माइलोब्लास्ट। तो माइलोब्लास्ट स्टेज में 15 से 20 माइक्रोन, ये सारे साइज जो है माइक्रोन में है। तो माइलोब्लास्ट स्टेज में 15 से 20 माइक्रोन लगभग सेल का साइज होता है, और इस स्टेज में भी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाई क्या होता है? ये हमारा सेल है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो अलग अलग टुकड़ों में से प्रेजेंट होता है।
जो WBCS वो टुकड़ों में प्रेजेंट होता है, तो इन हर एक खंड को, इन हर एक टुकड़ों को न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। तो इस स्टेज में जो पहला स्टेज है मैच्योरेशन का, हमारे 3 सेल्स का, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल के मैच्योरेशन का जो पहला स्टेज है माइलोब्लास्ट, उसमें 2 से 5 लगभग न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब मैच्योरेशन का दूसरा स्टेज है प्रोमाइलोसाइट। इस स्टेज में जो सेल का साइज होता है वो थोड़ा सा माइलोसाइट से थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 16 से 20। हर बार जब मैच्योर होता है तो सेल का साइज जो है वो छोटा होता है, लेकिन जो ये प्रोमाइलोसाइट स्टेज है, इसमें ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें पहले वाले स्टेज की तुलना में इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, और इस स्टेज में हमें क्या देखने मिलेगा, तो इस स्टेज में जो साइटोप्लाज्म होगा सेल का, उसमें एज़ोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। हमारा तीसरा स्टेज है माइलोसाइट। इस स्टेज में 14 से 18 माइक्रोन लगभग सेल का साइज होता है, इससे छोटा होता है। चौथा स्टेज है मेटामाइलोसाइट। इसमें भी लगभग एक समान, दोनों का स्टेज लगभग एक समान होता है, 14 से 18। पांचवा है बैंड फॉर्म। इस स्टेज में जो सेल का साइज होता है लगभग 14 से 16 माइक्रोन होता है। तो बैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम ऐसे मोड़ कर जब उसको बैंड करते हैं तो वो होता है बैंड से। तो लगभग बैंड फॉर्म में जो सेल का जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो बैंड के समान होता है, लगभग ऐसा यू के समान, ऐसे मुड़ा हुआ शेप रहता है, इसीलिए इसे बैंड फॉर्म कहा जाता है। और ये जो बैंड शेप है ये सेल का साइज नहीं होता है ना, ये शेप जो है वो सेल का नहीं होता है। जो अंदर जो न्यूक्लियस है वो लगभग यू के समान होता है या बैंड के समान होता है, इसलिए इसे बैंड फॉर्म कहा जाता है, ना कि पूरे सेल का। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 स्टेजेस बता दिए। अब जो छठवां स्टेज है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये 5 जो स्टेजेस हैं वो इन तीनों सेल्स के लिए सेम है, लेकिन जो छठवां स्टेज है, इस छठवें स्टेज में सभी जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। तो ये सभी के लिए ये जो चार्ट है वो अपना अलग अलग चार्ट होगा। न्यूट्रोफिल के लिए भी यही है, इओसिनोफिल के लिए भी यही है और बेसोफिल के लिए भी यही है। अब ये तीनों रहने के लिए अलग अलग चार्ट है, लेकिन चूंकि उनका सभी का स्टेज नेम और साइज लगभग एक समान ही होता है, इसलिए मैंने इन सभी को आपको एक ही चार्ट में बता दिया है। तो जो छठवां जो स्टेज होता है वो मैच्योरेशन का स्टेज होता है, यानी कि छठवें स्टेज में पहुंचते पहुंचते जो सेल है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। तो छठवें स्टेज में जब हम न्यूट्रोफिल के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ तक तो सेम होगा, लेकिन जो छठवां होगा न्यूट्रोफिल के लिए, उसमें मैच्योर न्यूट्रोफिल बन चुका होगा और मैच्योर न्यूट्रोफिल का जो साइज होता है लगभग 12 से 15 माइक्रोन का होता है। फिर जब हम इओसिनोफिल के लिए पढ़ेंगे तो 5 स्टेज सेम होंगे, और जो छठवां स्टेज है मैच्योर इओसिनोफिल का, मैच्योर इओसिनोफिल, यानी कि छठवें स्टेज तक जो इओसिनोफिल है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होगा, और इस समय जो उसका सेल का साइज होगा, जो इओसिनोफिल का जो साइज होगा वह लगभग 12 से 16 माइक्रोन होगा। अगला है बेसोफिल। तो इसमें भी जो 5 स्टेजेस हैं वो सेम टू सेम होंगे, लेकिन जो छठवां स्टेज होगा वह स्टेज होगा मैच्योर बेसोफिल का, यानी कि इस स्टेज में जो बेसोफिल है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होगा, और इस बेसोफिल का है जो साइज है मैच्योर बेसोफिल का वो होगा लगभग 10 से 15 माइक्रोन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 5 जो स्टेज हैं वो सभी के लिए सेम है, इन तीनों के लिए सेम है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल के लिए। लेकिन जो छठवां स्टेज होता है वो मैच्योरेशन का स्टेज होता है। तो न्यूट्रोफिल के मामले में न्यूट्रोफिल मैच्योर होगा, इओसिनोफिल की स्टेज के लाइन में इओसिनोफिल मैच्योर होगा, और बेसोफिल के स्टेज के लाइन में बेसोफिल मैच्योर होगा। तो अब मैच्योरेशन के बाद अब हम तीनों सेल्स के मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक एक करके समझते हैं, जिसमें से हमारा पहला सेल है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसकी बनावट, उसकी संरचना, कि वह कैसे बना हुआ है, कहाँ पर क्या है,
कौन कौन से उसमें स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इन चीज़ों को समझना, उसके आकार आकृति को समझना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल कंटेन्स सेवरल लोब्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब इज 7 बट नॉर्मली 2 to 5 लोब आर प्रेजेंट। यानी कि न्यूट्रोफिल जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो लोब्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो मैंने 1, 2 और ये 3 जो 3 बनाए हुए हैं इन्हें ही लोब्स कहा जाता है। तो न्यूट्रोफिल में इन लोब्स की संख्या जो है वो अधिकतम 7 तक हो सकती है, लेकिन सामान्यतः माइक्रोस्कोप में देखने पर यह 2 से 5 लोब ही दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है 12 से 15 माइक्रोन इन साइज। जो न्यूट्रोफिल का जो साइज होता है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 से 15 माइक्रोन होता है। तीसरा है साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल कंटेन्स फाइन इओसिनोफिलिक एंड बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स। जो ये न्यूट्रोफिल है उसका ये साइटोप्लाज्म है, तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं चूंकि ये ग्रेनुलोसाइट है। तो जो ग्रेन्यूल्स है वो कैसा होता है, तो इसमें पहला वर्ड है फाइन, यानी कि जो ये ग्रेन्यूल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे फाइन होंगे, इनमें ऐसा धारदार कोई संरचना, इस प्रकार कोई संरचना नहीं निकली होगी, ये बिल्कुल फाइन इनकी जो संरचना है वो होगी, इसे ही फाइन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। दूसरा, इन ग्रेन्यूल्स का नेचर होता है इओसिनोफिलिक और बेसोफिलिक। तो इओसिनोफिलिक किसे कहा जाता है, आपने अगर स्टैनिंग पढ़ा होगा तो स्टैनिंग जो डाई होते हैं, जो कलर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेसिक डाई और एक होता है एसिडिक डाई। तो यह इओसिनोफिलिक होता है, यानी कि इओसिनोफिलिक का मतलब होता है इसके ग्रेन्यूल्स का नेचर ऐसा होता है जो एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करता है, उसे इओसिनोफिलिक कहा जाता है। और दूसरा है बेसोफिलिक, यानी कि इसका नेचर बेसोफिलिक भी होता है, मतलब कि यह बेसिक डाई को भी एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जो न्यूट्रोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों टाइप के डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए जो न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ऑरेंजिस ब्लूइश कलर में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा अगला पॉइंट है फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल। तो हमारे न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, तो इसमें पहला है फैगोसाइटाइज ऑर्गेनिज्म एंड डाइजेस्ट देम। फैगोसाइटिक एक गुण होता है, फैगोसाइटिक एक गुण होता है जो कि न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का भक्षण कर लेना, यानी कि उसे खा जाना। तो जब हमारे बॉडी में कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, पैरासाइट एटसेट्रा जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है वो उन्हें खा जाते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, न्यूट्रोफिल्स वर्क्स एज अ प्राइमरी डिफेंस। मैंने ये आपको पहले ही बताया था, न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे प्राइमरी डिफेंस के रूप में काम करते हैं। यानी कि जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन घुसता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल ही उनसे फाइट करते हैं। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ इओसिनोफिल। तो जो इओसिनोफिल का जो मॉर्फोलॉजी होता है वो कैसा होता है, द न्यूक्लियस इज यूजुअली बाइलोब्ड, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें सामान्यतः 2 ही लोब होते हैं, एक और एक 2, है ना, इसे बाइलोब्ड कहा जाता है। दूसरा, द साइज इज 12 to 16 माइक्रोन स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल, यानी कि जो इसका साइज होता है, जो इसका डायमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वह लगभग 12 से 16 माइक्रोन होता है और यह स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है ये न्यूट्रोफिल की तुलना में। तीसरा, इट कंटेन्स ब्राइट ऑरेंज रेड कोवर्स ग्रेन्यूल्स, है ना। इसमें अब आप ध्यान देंगे एक नया शब्द आया है कोवर्स। आपको मैंने अभी न्यूट्रोफिल के बारे में बताया था जहां लिखा था फाइन ग्रेन्यूल्स, है ना, और इसमें होते हैं कोवर्स ग्रेन्यूल्स, यानी कि इसमें थोड़ा सा ऐसे खुरदुरा नुकीला नुमा ऐसे जो इसे ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं, बिल्कुल फाइन नहीं होता जैसे कि न्यूट्रोफिल में था, है ना। थोड़ा इसमें कोवर्स होता है, थोड़ा खुरदुरा जैसा होता है। तो इसके ग्रेन्यूल्स कोवर्स होंगे और कलर क्या होगा उसका, ऑरेंज एंड रेड, ऑरेंज रेड का मिक्स्ड कलर हमको दिखाई देता है ये। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ इओसिनोफिल। तो इसमें पहला है इट हेल्प्स इन एलर्जिक डिसऑर्डर एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यानी कि हमारे बॉडी में जब भी कोई एलर्जी की स्थिति आती है, चाहे वो धूल से हो या किसी और चीज़ से हो, या फिर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, तो उसमें जो इओसिनोफिल है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है
इट हैज़ फैगोसाइटिक एबिलिटी। जैसे कि मैंने न्यूट्रोफिल में बताया था कि न्यूट्रोफिल में भी फैगोसाइटिक एबिलिटी होता है, यानी कि वो भक्षण करने की एबिलिटी रखता है। सेम उसी प्रकार से इओसिनोफिल में भी फैगोसाइटिक एबिलिटी होती है। और इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें 2 लोब्स होते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है जिसमें कोवर्स ग्रेन्यूल है जिनका रंग होता है ब्राइट रेड ऑरेंजिस कलर, है ना। और इसका जो डायमीटर है वो 12 से 16 माइक्रोन होता है। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बेसोफिल। तो बेसोफिल की मॉर्फोलॉजी कैसा होता है? न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड एंड ऑफ्टन एस शेप्ड, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस है ये बाइलोब्ड होते हैं। इसके भी न्यूक्लियस में 2 लोब्स होते हैं, है ना, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है 1 और 2। एंड ऑफ्टन इट इज एस शेप्ड, यानी कि ये लगभग एस के शेप का होता है ना। एस शेप्ड लगभग होता है, पूरी तरह एस जैसा नहीं होगा ये, पर ये लगभग एस शेप्ड होता है। अब यहाँ पे ये आपको एस जैसा नहीं दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको ये मान लेना है कि ये एस शेप्ड होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये लगभग एस शेप्ड होता है और ये बाइलोब्ड होते हैं। दूसरा, इट हैज लार्ज कोवर्स पर्पलिश ग्रेन्यूल्स। कोवर्स मैंने पहले ही बताया था कि कोवर्स थोड़ा सा अनइवन था, उसका सरफेस होता है थोड़ा खुरदुरा टाइप का एक सरफेस होगा, लेकिन इसमें जो ग्रेन्यूल्स का जो साइज है वो लार्ज होता है ना। इओसिनोफिल थोड़ा सा स्मॉल साइज का था, इसमें उसके कंपैरिजन में लार्ज साइज का ग्रेन्यूल होता है। और इसका जो कलर है वो लगभग पर्पल के समान होता है, पर्पलिश ब्लूइश ग्रेन्यूल होता है, ठीक है। और बेसोफिल का जो साइज है वो 10 से 15 माइक्रोन होगा। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ बेसोफिल। तो इट कंटेन्स हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन विच हेल्प्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। तो बेसोफिल्स में हिस्टामिन, सीरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन की स्थिति। जब हमारे कहीं पे भी जब हमारे अंग में कोई इन्फेक्शन होता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पे ऐसे सूजन हो जाता है और गरम गरम सा फील होता है, तो उस स्थिति को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो जो बेसोफिल है वो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो यह रिलीज करता है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन को, ठीक है। दूसरा, इट ऑल्सो कंटेन्स हिपेरिन। तो जो बेसोफिल होता है वो कुछ मात्रा में हिपेरिन भी रिलीज करता है। हालांकि जो ज़्यादा मात्रा में जो हिपेरिन रिलीज करता है वो होता है मास्ट सेल। जो मास्ट सेल है वो अधिक मात्रा में हिपेरिन रिलीज करता है, लेकिन कुछ मात्रा में हिपेरिन बेसोफिल भी रिलीज करता है। हिपेरिन क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एंटीकोगुलेंट पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि हिपेरिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है ब्लड को जमने से रोकने वाला पदार्थ, यानी कि हिपेरिन के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है और वो लिक्विड फॉर्म में ही बहता रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसको हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, वो जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो हमारे ब्लड को जमने से रोकने वाले पदार्थ को ही एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। और ये जो हिपेरिन है वह एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था ल्यूकोपोसिस वह अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करूंगा। आज हमने इस लेक्चर में हमने पढ़ा है ल्यूकोपोसिस का डेफिनेशन, ल्यूकोसाइट यानी कि WBC क्या होता है, पार्ट्स ऑफ WBCs कि वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हमने 3 सेल्स न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इनका मैच्योरेशन, मॉर्फोलॉजी, इनका डायग्राम और इनके फंक्शन के बारे में हमने आज डिटेल में पढ़ा है। अब हम हमारे अगले लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का जो मैच्योरेशन है वो कैसे होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मैं इस चैनल में MLT कोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारे टॉपिक्स को एक एक करके वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।